नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास का हमने कोर्स शुरू किया है बच्चों। अभी तक आपने गुप्त वंश पढ़ लिया है। गुप्त वंश के बाद हम आज पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति वंश के बारे में, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं। हर्षवर्धन जो राजा थे ना, इसी वंश से संबंधित हैं। पूरी डिटेल में बताऊंगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा। तो पूरा वीडियो मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। इसके क्लास नोट्स मैंने उम्मीद किया है अभी तक आपने ले लिए होंगे। अगर आपने नहीं लिए तो अभी श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर सेक्शन में इसके जो क्लास नोट्स हैं वो जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। अगर आप हार्ड कॉपी घर पे मंगवाना चाह रहे हैं पार्सल, तो ये बेहतरीन जो हार्ड कॉपी है, अगर आप अपने घर पे मंगवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर 7888774245 पर कांटेक्ट करके ये हार्ड कॉपी अपने घर पे मंगवा सकते हैं। जितना इस हार्ड कॉपी को बनवाने में खर्चा लगा है वही लिया जा रहा है आपसे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास है तो मात्र 150 रुपये में आपको ये प्राचीन भारत के इतिहास का सभी नोट्स मिल जाएगा। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे ना, पीडीएफ श्री एजुकेशन से पीडीएफ लेंगे, एप्लीकेशन से 100 रुपये का पीडीएफ। अगर प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो लगभग 200 रुपये का चार्ज प्रिंट आउट का लग जाएगा, 200 ज़्यादा लग जाएगा। और वैसे आपको 149 में प्लस 25 रुपये पार्सल का चार्ज इंडियन पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। आपको ये प्राचीन भारत का इतिहास मिल जाएगा। कंप्लीट जीएस का आपको चाहिए तो 1000 रुपये प्लस 50 रुपये पार्सल चार्ज। ये जो नोट्स हैं स्टेट पीएससी से लेकर कांस्टेबल तक की एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ले लीजिएगा। नंबर हमारा क्या है? 7888774245। अगर चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम पुष्यभूति वंश पढ़ने वाले हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। गुप्त वंश आपने पढ़ा। जब गुप्त वंश का जब पतन होना शुरू हुआ, गुप्त वंश में साम्राज्य कहाँ तक फैल गया था आपने देख लिया। ये देखिए, साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। गुप्त वंश का साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद इनका पतन होना शुरू हो गया। जब इनका पतन हो रहा था तो इन्हीं के जो सामंत थे, इन्हीं के अधीन जो सामंत अलग अलग क्षेत्रों में थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। ऐसे में यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अंबाला के पास, हरियाणा में अंबाला के पास थानेश्वर जगह पड़ती है। तो यहाँ पे एक सामंत थे पुष्यभूति, उन्होंने इस वंश की स्थापना की। हालांकि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र आगे चलकर एक शासक होंगे प्रभाकर वर्मन। वहां से हम कहानी शुरू करेंगे। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन है, ठीक है। और ऐसे ही कन्नौज वाले क्षेत्र में जो मोखरी वंश था, ठीक है। और ऐसे ही गुजरात में जो वल्लभी वाला क्षेत्र है, यहाँ मैत्रेक वंश है। और गौड़ वंश बंगाल वाले साइड में आ जाएगा। तो मालवा वाले साइड में भी कई वंश आ गए थे। तो ऐसे ये वंश थे जो पहले किसके अधीन हुआ करते थे? पहले ये गुप्त काल के अधीन थे, गुप्त वंशों के अधीन हुआ करते थे। लेकिन गुप्त वंश के कमजोर होते ही इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। इन सभी सामंतों में जो आगे चलकर सबसे मजबूत हुए वो कौन थे? ये थानेश्वर के पुष्यभूति वंश। तो इन्हीं के बारे में आपको पूरी कहानी पढ़नी है। देखिए, जैसे जैसे समय बीतेगा, ये तो 550 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही समय बीतेगा 590 ईस्वी में देख लीजिए, इनका जो साम्राज्य है बढ़ना शुरू हो जाएगा। और 625 तक आते आते इनका साम्राज्य बहुत विशाल हो जाएगा। पूरे उत्तर भारत में इन्हीं का डंका बजेगा। हालांकि हर्षवर्धन ने ट्राई किया था दक्षिण में भी आक्रमण करने का, लेकिन चालुक्य वंश को वो हरा नहीं पाए, तो दक्षिण में अपने पैर नहीं पसार पाए। तो ये पुष्यभूति वंश है, ये उत्तर भारत में पूरी तरीके से बहुत फेमस है, इसलिए हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक चीज आपके दिमाग में मैं भरने वाला हूं। समझ लीजिए, आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा, आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा, जीरो लेवल से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है बच्चों? गुप्त वंश के ये सामंत हुआ करते थे जब गुप्त वंश बहुत प्रभावशाली ताकतवर था। लेकिन गुप्त वंश ज्यों ही कमजोर हुआ, ऐसा इतिहास गवाह है भैया, जब जब शासक कमजोर बैठेगा, साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, तो जो उसके अधीन है वही बगावत करना शुरू कर देते हैं। तो
ऐसे ही इनके सामंतों ने बगावत किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया बच्चों। कौन कौन से सामंत थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया? जिन्होंने मुख्य तौर पर थानेश्वर के पुष्यभूति, ये थानेश्वर जो जगह है अंबाला के पास है, ये कहां पर है? अंबाला के पास, हरियाणा में अंबाला के पास जगह पड़ती है। ऐसे ही कन्नौज उत्तर प्रदेश में अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे एक वंश था मौखरी वंश। वल्लभी गुजरात वाले साइड में मैत्रक वंश है, बंगाल वाले साइड में गौड़ वंश, इन सभी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। लेकिन आगे आगे चलते चलते जो पुष्यभूति वंश था वो इन सभी को खा गया, इन सभी को जीत गया। ये याद रखना है, इसलिए हमें पुष्यभूति वंश पढ़ना है। अब बात करते हैं पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश। पहली बात, ये पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इसे पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि पुष्यभूति वंश इसलिए कहते हैं, पहले शासक या संस्थापक पुष्यभूति थे, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश कह देते हैं। वर्धन वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि हर्षवर्धन बहुत फेमस थे, हर्षवर्धन, तो इसलिए वर्धन वंश कह देते हैं। ठीक है, समय आपको समझ में आ गया, 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास का समय है। टाइम पीरियड आपको याद नहीं रखना है, पहली बात नहीं पूछा जाएगा। देखिए बच्चों, पुष्यभूति वंश के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, कहां से जानकारी मिलती है? ये 4 किताबें आप समझ लीजिए, 4 रचनाएं। 2 रचनाएं इसमें से हर्षचरित और कादम्बरी, ये बहुत ही फेमस बाणभट्ट हैं, इनकी रचना है। ये जानते हैं कौन है? ये दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे बाणभट्ट, बहुत फेमस। तो हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। ऐसे ही प्रियदर्शिका और रत्नावली ये खुद हर्षवर्धन ने लिखी हुई है बच्चों। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। तो पुष्यभूति वंश के बारे में जो मुख्य स्रोत है आपको पता लग गया। भैया 2 नाम याद रखने हैं, बाणभट्ट, बाणभट्ट और हर्षवर्धन। बाणभट्ट की रचना कौन सी है बता दीजिए? हर्षचरित्र और कादम्बरी, याद हो जाएगा। और दूसरा नाम आपको याद है ना, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की क्या है? प्रियदर्शिका और रत्नावली, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और अभी अभी याद करके चलिए, अभी अभी याद करके चलिए, कभी मत भूलिए। ठीक है भैया। देखिए भैया, जो ये पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई है, कहां से हुई है? अंबाला जो जिला है हरियाणा का, वहां पे एक जगह है थानेश्वर, वहां पे वो एक जगह है थानेश्वर, जिसे थानेसर भी कहते हैं, जिसे थानेसर भी कहते हैं, थानेसर भी कहते हैं। तो यहीं से पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, लेकिन ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे, गुप्तों के ही अधीन थे अभी तक। पूरी तरीके से जो स्वतंत्र हुए बच्चों वो प्रभाकर वर्धन थे। ये कौन थे जानते हैं? प्रभाकर वर्धन, ये हर्षवर्धन के पिता हैं, ये हर्षवर्धन के पिता हैं। तो प्रभाकर वर्धन से कहानी हम शुरू करेंगे, प्रभाकर वर्धन से कहानी शुरू करेंगे। तो प्रभाकर वर्धन का टाइम पीरियड आप याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। प्रभाकर वर्धन का टाइम पीरियड 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक है। पहले स्वतंत्र शासक है पुष्यभूति वंश के। अभी याद हो जाएगा, सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वही लिखा हुआ है। इनके 3 बच्चे थे, 2 पुत्र 1 पुत्री। पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, जो सबसे फेमस है, हर्षवर्धन। और दूसरे पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था? राज्यवर्धन। ये बड़े पुत्र थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन छोटे पुत्र थे। ठीक है, और एक बेटी भी थी, इनकी एक पुत्री थी राजश्री। क्या नाम था? राज्यश्री। राज्यश्री, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राज्यश्री, ये तीनों बच्चे किसके हैं? प्रभाकर वर्धन के।
ठीक है। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी शादी की थी। अपने पड़ोसी जो इनका राज्य था उसके जो शासक थे उनके साथ इनकी शादी कर दी थी। जानते किसके साथ की थी? ग्रहवर्मा के साथ। मौखरी वंश के शासक थे ग्रहवर्मा, इनके साथ शादी की थी। ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा दिखा दूं मैं आपको, मैं बगल में आपको मैंने दिखाया था, मौखरी वंश दिखाया था ना मैप में। देखिए मौखरी वंश, देखिए कन्नौज के मौखरी वंश, यहीं के वो शासक थे ग्रहवर्मा। बहुत अच्छी शादी की थी। सोचा था पिता ने कि मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई। ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई। कहानी वो आगे है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है वो देखिए। अब प्रभाकर वर्धन के टाइम पीरियड पर हुणों का आक्रमण हो गया। हुण जो मध्य एशिया से आई हुई एक बर्बर जनजाति थी, बहुत खूंखार जनजाति थी, जिनमें सील और हया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने आक्रमण किया। उनके आक्रमण को रोकने के लिए युद्ध के मैदान में जब प्रभाकर वर्धन गए तो उस समय इनकी तबीयत बहुत खराब थी, और इसी कारण से इनके बड़े बेटे राज्यवर्धन भी गए। जब इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, राज्यवर्धन इनको घर ले आए, लेकिन घर पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। एक पहाड़ टूटा ही था कि दूसरा पहाड़ भी टूट गया राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के ऊपर। राज्यवर्धन के पिता एक तरफ गुजर गए और दूसरी तरफ इनकी बहन को विधवा कर दिया गया और इनकी बहन को अगुआ कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। किसके द्वारा जानते हैं? मालवा के शासक हैं देवगुप्त और बंगाल के शासक हैं शशांक। ये गौड़ वंश से संबंधित हैं। ये मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल शासक गौंड, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसके तहत कन्नौज के जो मौखरी शासक हैं ग्रहवर्मन, जो दामाद थे प्रभाकर वर्धन के, इनकी हत्या कर दी गई और प्रभाकर वर्धन की पुत्री या हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री को किडनैप कर लिया गया। अपनी बहन को छुड़ाने के लिए सबसे पहले बड़े भाई जाते हैं। बड़े भाई क्या करते हैं बच्चों? जब बड़े भाई को यह सूचना मिलती है तो ये युद्ध अभियान कर देते हैं। इन दोनों से बदला लेने के लिए युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तो सबसे पहले ये मालवा के शासक देवगुप्त को हराते हैं। मालवा के शासक देवगुप्त को हराते हैं, लेकिन बंगाल के जो शासक हैं, गौड़ वंश के जो शासक हैं शशांक, उन्होंने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो अब बचा कौन? बचा कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपनी बहन और अपने भाई का बदला लूंगा। हालांकि बहन अभी जिंदा थी इनकी। जब हर्षवर्धन ने शशांक के ऊपर अटैक करना चाहा तो ही इनको खबर पहुंची कि भैया इनकी जो बहन है वो शशांक के चंगुल से छूट गई है और जंगलों में चली गई है सती होने के लिए। सती होने के लिए, क्योंकि ग्रहवर्मन की मृत्यु हो चुकी है, जो राज्यश्री के पति थे, जो राज्यश्री के पति थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी शशांक और देवगुप्त के द्वारा, और राज्यश्री को किडनैप कर लिया गया था। जब वहां से छूट गई और जंगलों की ओर रवाना हो गई, क्या करने के लिए? सती होने के लिए। और उसी समय जब मालूम पड़ता है हर्षवर्धन को, किसके द्वारा मालूम पड़ता है? दिवाकर मित्र के सहयोग से यह पता लगता है कि उनकी बहन जंगलों में चली गई है, सती होने जा रही है। तो हर्षवर्धन क्या करते हैं? तुरंत जाते हैं, अपनी बहन को बचाते हैं। दिवाकर वर्मन कौन, सॉरी दिवाकर मित्र कौन है बच्चों? दिवाकर मित्र ये एक बौद्ध भिक्षु हैं, एक बौद्ध भिक्षु या बौद्ध संत कह सकते हैं दिवाकर मित्र। इन्हीं की सहायता से पता लगता है हर्षवर्धन को कि इनकी बहन सती होने जा रही है, और तुरंत बचा लेते हैं अपनी बहन को हर्षवर्धन। ठीक है। अब कन्नौज, कन्नौज जहां मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन थे, जहां की रानी राज्यश्री थी जो इनकी बहन थी, अब हस्बैंड की तो मृत्यु हो गई है। अब राज्यश्री ने क्या किया? अपने भाई की सहायता से वहां का शासन चलाना शुरू कर दिया। हालांकि वास्तविक जो शासक हैं वो हर्षवर्धन ही थे, वहां के भी हर्षवर्धन ही थे। ठीक है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हर्षवर्धन ने क्या किया कि इनके पास जब
हरियाणा वाला क्षेत्र भी है, थानेश्वर वाला, और कन्नौज वाला भी क्षेत्र आ गया जो इनकी बहन का था। तो इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लिया और राजधानी को कहाँ कर लिया, कन्नौज में कर लिया। अपनी राजधानी को कन्नौज में ट्रांसफर कर लिया, ये याद रखना है आपको। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य यहीं से देख लीजिए विकसित हो गया, कन्नौज वाला भी क्षेत्र इनके अधीन आ गया, और धीरे धीरे और क्षेत्र को विस्तार करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आया था। तो ये भारत में किसके समय पर आया था, ये भारत में हर्षवर्धन के समय पर आया था। ये एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर कौन सा चीनी यात्री आया था, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग याद रखेंगे, ये देख लीजिए ह्वेनसांग है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्वेनसांग के अनुसार इसने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि भारत के 5 प्रदेश हर्षवर्धन के अधीन हैं। कौन कौन से, इसके अनुसार पंजाब वाला क्षेत्र, कन्नौज वाला क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र जहां पे गौड़ वंश था वो भी अपने अधिकार में कर लिया, मिथिला वाला क्षेत्र जो बिहार वाला, और उड़ीसा वाला क्षेत्र। ये तो ह्वेनसांग के अनुसार ये 5 क्षेत्र हर्षवर्धन के अधीन थे। लेकिन आपको मैं बता दूं हकीकत में मालवा का भी क्षेत्र इनके अधीन आ गया था, मालवा का भी क्षेत्र इनके अधीन आ गया था, ठीक है। और इसके अलावा हर्षवर्धन की जो पुत्री थी, अपनी पुत्री की शादी इन्होंने गुजरात में जो वल्लभी साम्राज्य मैंने बताया था, उस समय वल्लभी शासक थे ध्रुवसेन, ध्रुवसेन द्वितीय, इनके साथ अपनी बेटी की भी शादी की थी, इनके साथ अपनी बेटी की भी शादी की थी। तो उत्तर भारत में किसका डंका बज रहा था, हर्षवर्धन का डंका बज रहा था, हर्षवर्धन का डंका बज रहा था। और वहीं पर दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का डंका बज रहा था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना चालुक्य वंश को हरा दिया जाए और दक्षिण में भी ट्राई किया जाए। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर जो चालुक्य साम्राज्य के शासक थे उस समय पुलिकेशन द्वितीय, बहुत ही महान शासक हैं, इनको हरा नहीं पाए, इनको युद्ध में हरा नहीं पाए, खुद हार गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो उत्तर भारत में ही सिमट कर रह गया था, दक्षिण में वो नहीं पहुंच पाए। और अंततः 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। एक नोट बहुत महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन के लिए, ये ह्वेनसांग के ने कहा है। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष जो थे ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे, और बौद्ध धर्म में जो 2 संप्रदाय थे, 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो ये महायान संप्रदाय को फॉलो करते थे, ऐसा माना गया है ह्वेनसांग के द्वारा, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो ये थी कहानी पूरी पुष्यभूति वंश के लिए। पुष्यभूति वंश से संबंधित जो भी चीजें थी सारी बता दी, बहुत महत्वपूर्ण। तो भैया उत्तर भारत, प्राचीन भारत के इतिहास में उत्तर भारत का जो इतिहास है आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद 2 या 3 क्लास मैक्सिमम बची हुई हैं। दक्षिण भारत का इतिहास मैं आपको बताऊंगा। दक्षिण भारत के इतिहास को 2 भागों में हम पढ़ेंगे। पहला तो संगम काल है जिसमें चेर शासक, चोल शासक और पांडे वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये टाइम पीरियड 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक रहता है। 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक संगम काल इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 संगम हुए थे। मैं बताऊंगा आपको, 3 सभाएं हुई थी, जैसे बौद्ध संगति नहीं थी ऐसे भी यहाँ भी 3 संगम हुए थे, और उस समय शासक थे चेर, चोल और पांडे वंश, इनके बारे में पढ़ना है। अब 200 ईस्वी के बाद बहुत वर्षों तक दक्षिण भारत के इतिहास की अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कुछ जानकारी जो मिलती भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी नहीं है। तो उसके बाद जो टाइम पीरियड हम पढ़ना है हमें 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, इसमें कौन कौन से राजवंश आए मुख्य तौर पर, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश, ये हमें पढ़ना है। महत्वपूर्ण दूसरे वाला है, पहले वाला तो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा वाला मुझे लग रहा है 2 लेक्चर पढ़ाने पड़ेंगे। अब दूसरे वाले को समझने का प्रयास कीजिए, अभी से आपके डाउट क्लियर होंगे तो आगे पढ़ाने में मजा आएगा। जब पल्लव वंश चल रहा था बच्चों, टाइम पीरियड 275 से 897 ईसा पूर्व ईस्वी की आसपास बात है। तो इसी के टाइम पीरियड पर
बादामी के चालुक्य वंश भी शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं के टाइम पीरियड पर देख लीजिए पैरेलल में वेंगी के चालुक्य भी शुरू हो जाते हैं। अब पल्लव के बाद चोल आते हैं, पल्लव के बाद चोल वंश आते हैं, और बादामी के चालुक्य वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश आते हैं, और राष्ट्रकूट के बाद उन्हीं जगह पर फिर कल्याणी के चालुक्य आते हैं। तो 3 शाखाएं हैं चालुक्य की, पहले बादामी के चालुक्य और फिर वेंगी के चालुक्य पढ़ेंगे और लास्ट में कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आएगा कोई परेशानी नहीं है, हम इसको डिटेल में सीक्वेंस से बताएंगे, मजा आपको आ जाएगा। ये क्लास नोट्स ले लीजिएगा, क्लास नोट्स आपको बता ही दिया मैंने, 7888774245 पर आप कांटेक्ट करके क्लास नोट्स पा सकते हैं। बेहतरीन क्लास नोट्स हैं ये, कंप्लीट जीएस के जो क्लास नोट्स आपको हैं वो मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे बच्चों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।